भी करके देखेंगे। ठीक है, तो अब कैपिटलिज्म डिस्कस करना स्टार्ट ही कर देते हैं। बस अब बार बार क्या एक ही बात को रिपीट करें, वो खुद ही समझ में आ जाएगा। अच्छा देखिए, सबसे पहले कैपिटलिज्म समझें। कैपिटलिज्म किस तरह की इकोनॉमी को हम बोलेंगे कि भाई ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। कह रहे हैं कि ये एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें जितने भी डिसीजंस हैं, ये कौन से डिसीजंस की बात हो रही है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये सारे इकोनॉमिक डिसीजंस कौन ले रहा है? बाय द फ्री इंटरप्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस किसे कहते हैं? डिमांड एंड सप्लाई को। मार्केट के अंदर दो फोर्सेस है ना, डिमांड और सप्लाई। यहाँ पे जितने भी डिसीजंस हैं वो फ्री इंटरप्ले का क्या मतलब है, यानी इसमें किसी भी किस्म का कोई दूसरी फोर्स नहीं है जो इनके बिटवीन आएगी। ठीक है ना, ये फ्रीली इन दो फोर्सेस की वजह से हर डिसीजंस के बारे में डिसाइड किया जाएगा। अच्छा, अब ये हर डिसीजन, फॉर एग्जाम्पल, मतलब इसका एग्जाम्पल कैसे ली जा सकती है, जैसे कि नंबर 1 क्वेश्चन क्या था? व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। अब यहाँ पे इस बात को कौन डिसाइड करेगा? प्रोड्यूसर डिसाइड करेगा। अब प्रोड्यूसर को, अगर आप प्रोड्यूसर हैं, आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको डिसाइड करना है कि यार मैं कौन सा बिजनेस करूँ। तो एक जनरल आप क्या देखते हैं कि यार किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, क्या प्रोड्यूस करना है, या आप किस बेस पर डिसाइड करते हैं यार आजकल क्या चीज़ बहुत डिमांडिंग है, ठीक है ना, किस चीज़ को बायर ख़रीदना चाह रहा है। तो बेसिकली आप बायर की जो नीड है, जो बायर की वांट है, ठीक है, उसको सामने रखते हुए प्रोड्यूस करेंगे। इसी वजह से इस इकोनॉमिक सिस्टम में हम कहते हैं कंज्यूमर सॉवरेनिटी बहुत हाई है, कंज्यूमर इज किंग हेयर। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर जो चाहेगा प्रोड्यूसर वही प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर का प्रॉफिट कंज्यूमर के साथ लिंक्ड है। ठीक है ना, तो जब वो देखेगा यार कंज्यूमर ये चाहता है तो प्रोड्यूसर भी वही प्रोड्यूस करेगा ताकि उसको प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो व्हाट टू प्रोड्यूस का आंसर यहाँ पे क्या दिया जाएगा? जो कंज्यूमर की ख्वाहिश होगी, जो कंज्यूमर डिमांड करेगा, यहाँ वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए। अब आप प्रोड्यूसर हैं, आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप कौन सा, क्या, किस मीन ऑफ प्रोडक्शन क्या यूज़ करेंगे। ज़ाहिर है मैं आपसे ये नहीं पूछ रही कि भाई आप मुझे कोई टेक्निकल जवाब दें कि भाई मैं लेबर को यूज़ करूँगा या मैं कैपिटल को यूज़ करूँगा, इतना। मैं आपसे एक बिल्कुल जनरल क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आप अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करेंगे, कौन से रिसोर्सेज यूज़ करेंगे, ये किस बेस पर आप डिसाइड करोगे कि भाई मैंने कैसे प्रोड्यूस करना है जिससे कॉस्ट कम से कम आए। आपने वो मेथड यूज़ करना है, आप वो मेथड यूज़ करेंगे जिससे आपकी कॉस्ट कम से कम आए। और आप इस चीज़ में इस बात को नहीं सामने रखेंगे कि जो मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ उससे सोसाइटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको लग रहा है कि यार अगर कोयले को एज अ फ्यूल मैं यूज़ करूँगा तो उससे मेरी कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी, तो आप कोयले को यूज़ करोगे। हालांकि उसकी वजह से आपकी पॉल्यूशन, जो आपकी वो सब चीज़ें, एक्सटर्नैलिटी, चैप्टर 1 में जो हमने पढ़ा था, ठीक, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, कि ऐसी एक्टिविटी जिसका इफेक्ट सिर्फ आप तक नहीं है, पूरी सोसाइटी तक जा रहा है। तो अगर आप कोई ऐसा वे यूज़ करोगे, या आप कैपिटल को बहुत यूज़ कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कैपिटल से मेरी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगी जिससे मेरी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है, तो आप ये नहीं सोचोगे यार इकोनॉमी में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर मैं लेबर को कम रखूँगा, कैपिटल ज़्यादा यूज़ करूँगा तो अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ सकती है। एक इंडिविजुअल जब डिसीजन लेता है तो वो अपने इंटरेस्ट के बारे में देखता है, अपना फ़ायदा नुकसान देखता है, ना कि सोसाइटी का फ़ायदा या नुकसान देख रहा होता है। ऐसा ही है ना। तो यहाँ पे हाउ टू प्रोड्यूस का आंसर प्रोड्यूसर किस बेस पर करेंगे? जिस पे उनकी कॉस्ट कम से कम आ रही हो। अब वो तरीका सोसाइटी के ऊपर क्या इफेक्ट डाल रहा है वो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, सिर्फ वो अपना देखेंगे कि किस पे कॉस्ट कम आ रही है। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, एक प्रोड्यूसर, आप बिजनेस कर रहे हो, आप किसके लिए प्रोड्यूस करोगे? जो आपको पे करे। तो कैपिटलिज्म एक ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स कौन कर रहे हैं? मार्केट फोर्सेस में हो रहे हैं। इंडिविजुअल डिसाइड कर रहा है। तो इंडिविजुअल से क्या मुराद है? इंडिविजुअल के अलावा दूसरी फोर्स क्या होती है? गवर्नमेंट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस हम क्या कह रहे हैं? बहुत लिमिटेड है। ये एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट स्पेशली मार्केट के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं दिखा रही। मार्केट के अंदर इंटरफेरेंस कैसे होती है? गवर्नमेंट कहे कि भाई ये चीज़ इतनी प्रोड्यूस करनी है, ऐसे प्रोड्यूस करनी है, इस प्राइस पर प्रोड्यूस करनी है आपने, ये इंटरफेरेंस है।
ठीक है। लेकिन हम कह रहे हैं कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है, तभी हम इसको क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी से हमारी क्या मुराद है कि यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, ये फ्रीली मार्केट फोर्सेस इसको चला रही हैं। ये कैसा इकोनॉमिक सिस्टम है। और इसको एक और नाम दिया गया है लेसेस फेयर। लेसेस फेयर का क्या मतलब है, लेसेस फेयर जो है आई थिंक एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है लेटस फ्री। लेटस फ्री ये कौन कह रहा है, ये बेसिकली मार्केट की रिस्पेक्ट से बोला जा रहा है गवर्नमेंट को कि भाई हमें फ्री छोड़ दें, इंटरफेरेंस ना करें। क्योंकि अगर आप मार्केट को फ्री छोड़ दोगे तो ये एक व्यू है इकोनॉमिक्स के अंदर कि मार्केट बेस्ट वर्क करेगी, ठीक है ना, अगर मार्केट पे कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। अच्छा, ये व्यू जो है ना, इसके कौन थे इसके पीछे, मेनली एडम स्मिथ, जिनकी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, फाउंडर और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जिसे हम कहते हैं। ये उनका व्यू था कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन इकोनॉमी में कम से कम होनी चाहिए। अगर आप मार्केट को फ्री छोड़ देंगे डिमांड और सप्लाई के ऊपर तो मार्केट बहुत एफिशिएंटली वर्क करेगी, ठीक है ना। अच्छा, इसी अप्रोच को हम क्या कहते हैं, हैंड्स ऑफ बाय द गवर्नमेंट, यानी इसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं है तो इसको हम क्या कह रहे हैं, हैंड्स ऑफ बाय द गवर्नमेंट। जिस इकोनॉमिक सिस्टम में गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, हैंड्स ऑन, ठीक है ना, कि इंटरफेरेंस है, हैंड्स ऑफ इंटरफेरेंस नहीं है। कोई मुश्किल बात तो नहीं है हसनैन, समझ में आ रही है बात, ठीक है। The followers of this economic system believe that there is no or very little intervention by the state in economic matters। बात मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि इस इकोनॉमिक सिस्टम के जो फॉलोअर्स हैं उनका ये बिलीव है, उनका ये मानना है कि इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट इंटरवेंशन कम से कम होनी चाहिए या बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एडम स्मिथ का मानना था कि गवर्नमेंट का क्या काम है, गवर्नमेंट के कुछ फंक्शंस है, गवर्नमेंट को सिर्फ उनको देखना चाहिए, जैसे कि गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस करे, ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो दूसरी इकोनॉमीज़ के साथ जो रिलेशन है उसको बेहतर बनाए, अपने बॉर्डर्स की हिफाजत करे, ये कुछ काम है, पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करे, दैट्स इट, ठीक है, कुछ काम है गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट को मार्केट के अंदर इंटरफेयर नहीं करना है, ठीक है ना, ये उनका बिलीफ था, ठीक है। इन दिस सिस्टम इंडिविजुअल्स, यानी इंडिविजुअल से हमारी क्या मुराद है, फर्म्स एंड बिजनेस आइडेंटिटीज आर इंटाइटल्ड टू कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज and they have full power to decide when and how to utilize these resources। यानी यहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं बता रही कि आपने इन रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करना है, यहाँ पे इंडिविजुअल्स यानी बिजनेस और जो आपकी फर्म्स हैं ये खुद डिसाइड करेंगी कि अब मेरे पास ये रिसोर्सेज हैं, इनको कहाँ लगाना है, इससे क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, ये सारा डिसीजन इंडिविजुअल्स ले रहे हैं, इनको कोई और इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, ठीक है ना। चलें जी आगे आते हैं। अब देखिए कैपिटलिज्म, ये आप समझ लें कि बस ये पूरा टॉपिक ऐसा है जिसको आपको घोल के पीना है, इससे रिलेटेड इतने क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, ठीक है ना। डेफिनेशन कह लें, फीचर्स कह लें, मेरिट डिमेरिट, जितने भी हम इसमें टॉपिक पढ़ेंगे ये सारे पेपर पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म, मेन फीचर्स आप हम कैपिटलिज्म के अंदर क्या हैं, सबसे पहला फीचर और मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, यानी इसको मेंशन करना कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है कैपिटलिज्म का, प्रोमिनेंट फीचर है, क्योंकि इस तरह से भी क्वेश्चन आ रहा होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ कैपिटलिज्म, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, प्रोमिनेंट फीचर कैपिटलिज्म का क्या है, वो उसको हम क्या कह रहे हैं, प्राइस मैकेनिज्म, ठीक है ना। प्राइस मैकेनिज्म का क्या मतलब है, स्पेशली जो मार्च बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा मैं गाइड कर दूं, प्राइस मैकेनिज्म का क्या मतलब होता है। देखें, प्राइस मैकेनिज्म ये कहता है कि देखो मार्केट के अंदर हमें दो सिचुएशंस दिखती हैं, ठीक है ना। सम टाइम मार्केट में किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है, ठीक है ना। अच्छा हसनैन, जब किसी कोई चीज़ शॉर्ट हो जाती है मार्केट में तो फिर क्या होता है, उसकी प्राइसेस पे क्या इफेक्ट आता है, बढ़ना शुरू हो जाती हैं उसकी प्राइसेस। अच्छा, शॉर्ट होने का मतलब क्या है कि उसकी सप्लाई कम हो गई है, डिमांड ज़्यादा है, ठीक है ना। अब जब उसकी प्राइसेस बढ़ना शुरू होती हैं तो प्राइस बढ़ने की वजह से क्या होता है, एक कॉमन बिहेवियर क्या है कि जब कि कोई चीज़ महंगी होती है तो बायर उसकी डिमांड करना क्या कर देते हैं, कम करना शुरू कर देते हैं, और सेलर जो हैं उनको प्रॉफिट दिखता है तो वो अपनी सप्लाई क्या करना शुरू कर जाते हैं, बढ़ाना शुरू कर देते हैं। शॉर्टेज का मतलब क्या था कि डिमांड सप्लाई बराबर नहीं थी, डिमांड वॉज ग्रेटर देन सप्लाई, लेकिन जब प्राइस बढ़ना स्टार्ट हुई तो इवेंचुअली क्या हुआ, जो डिमांड पहले ज़्यादा थी वो कम होना स्टार्ट हुई और जो सप्लाई पहले कम थी वो ज़्यादा होना स्टार्ट हुई, और इवेंचुअली ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक पॉइंट पर बराबर हो जाएंगे।
इसी तरीके से दूसरी सिचुएशन क्या कहलाती है, मुस्तफ़ा बताएंगे। शॉर्टेज के अलावा दूसरी सिचुएशन क्या है, सरप्लस। सरप्लस में क्या होता है, प्राइसेस गिरना शुरू हो जाती है। कोई चीज़ बहुत सप्लाई उसकी बहुत ज़्यादा हो गई है तो ज़ाहिर है प्रोड्यूसर को अपने पास नहीं रखना, बेचना है, तो प्राइसेस कम होना शुरू हो जाती हैं। जब प्राइसेस कम होती हैं तो क्या होता है, प्रोड्यूसर डिस्करेज होता है कि यार चीज़ की प्राइस कम हो रही है, मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, वो उस चीज़ की सप्लाई थोड़ा कम करता है, बायर थोड़ी डिमांड बढ़ाता है, और अगेन एक पॉइंट ऐसा आ सकता है जिसमें ये कन्वर्ज कर जाएं, इक्वालिटी पे आ जाएं, राइट। तो प्राइस मैकेनिज्म का वो कह रहे हैं कि एडम स्मिथ के भाई किसी को मार्केट में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्राइस मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली आपको एक ऐसी सिचुएशन पे ले आता है जिसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट है जहाँ डिमांड और सप्लाई दोनों क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। ये बात समझ में आई, मुश्किल तो नहीं हुई, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, क्योंकि मैंने इनको अभी चैप्टर 2 नहीं पढ़ा ना, इसलिए मैं थोड़ा सा वो कह रही हूँ। कंपटीशन, देखिए अगर कोई चीज़ गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही है तो कोई कंपटीशन होगा, गवर्नमेंट ही है, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी चीज़ को इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, फर्म्स प्रोड्यूस कर रही हैं, तो वो एक ही चीज़ है, उसको 4-5 लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंपटीशन होगा ना। और हर फर्म चाहेगी कि हम अपने रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज करके प्रोडक्शन करें और इस तरह से प्रोडक्शन करें कि हमारी कॉस्ट भी क्या आए, कम से कम आए, ठीक है ना। तो कंपटीशन होगा तो लोग फर्म्स के पास इंसेंटिव होगा कि उन रिसोर्सेज को बेस्ट यूज़ करें, उनको कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें। लेकिन अगर ये कंपटीशन ही नहीं है किसी किस्म का, तो आपको पता है कि फिर मोनोपली क्रिएट हो जाती है। और मोनोपली, सिंगल सेलर का मतलब क्या है कि भाई चलो ठीक है, गवर्नमेंट है, हाई प्राइस तो चार्ज नहीं करेगी, लेकिन इनएफिशिएंसी होगी, इनएफिशिएंसी होगी, ठीक है ना। तो कंपटीशन बड़ा इंपॉर्टेंट है हर जगह पर। अब यहाँ पे 4 बच्चे हैं, ठीक है, एक क्लास में बैठे हुए हैं, कंपटीशन एक ही है, बोलेगा यार मैं ही हूँ, तो कोई उसको कोई एक होता है ना, वो कंपटीशन नहीं क्रिएट होगा। कंपटीशन होता है तो आपकी जो है ना अच्छे से अच्छा करने की आपकी वो एक एफिशिएंसी क्रिएट होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, मार्केट इकोनॉमी में, कैपिटलिज्म के अंदर कंपटीशन है अमंग फर्म्स, ठीक है ना। इसकी डिटेल आपने स्टडी टेक्स्ट से पढ़नी है। बार बार ये बता देती हूँ मैं कि ये स्लाइड्स हैं, ये समराइज नोट्स हैं, ठीक है ना। इसमें पूरा पैरा नहीं लिखा हुआ होगा, इसमें टू द पॉइंट बात होगी, बाकी आपने डिटेल बुक से ही पढ़नी है। थर्ड पॉइंट क्या है, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। ये आई थिंक हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के इंटरवेंशन नहीं है, तो एंटरप्राइजेस को फुली फ्रीडम है कि क्या प्रोड्यूस करें, कहाँ अपने रिसोर्सेज लगाएं, वो फुली इस बात पे उनको पावर है, ठीक है ना। राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, इसका मतलब यही है कि यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो कौन ओन कर रहा है और कौन कंट्रोल कर रहा है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स रादर बाय गवर्नमेंट। अब अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही कि रिसोर्सेज प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन कर रहे हैं, गवर्नमेंट ओन नहीं कर रही, तो आप सबको जो है थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री में मैं आपको बताऊं तो एक 2 पॉलिसीज़ के दरमियान डिफरेंस पता है, प्राइवेटाइजेशन और आपके जो नेशनलाइजेशन जिसको कहते हैं, तुम्हें डिफरेंस पता है? प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब है कि आपने प्राइवेट इंडिविजुअल्स को दे दिया। तो 1971 में पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिसी लगी थी नेशनलाइजेशन की, जिसमें हुआ क्या था कि जितने भी मेन बिजनेसेस थे, गवर्नमेंट ने क्या किया था, उनको अपने अंडर ले लिया था। यानी गवर्नमेंट ने बोला था कि अब इनको मैं कंट्रोल करूंगी, यानी कंट्रोल करने का था कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उसके बारे में सब कुछ, ठीक है ना। ये है गवर्नमेंट का ओन करना, ठीक है ना। लेकिन हम कैपिटलिज्म में क्या कह रहे हैं, जितने भी रिसोर्सेज होंगे उनको गवर्नमेंट ओन नहीं करेगी, सिर्फ इंडिविजुअल्स ओन कर रहे होंगे, सारा कंट्रोल इंडिविजुअल्स के पास होगा। समझ में आई बात? सेल्फ इंटरेस्ट, अब जब यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंस इंडिविजुअल को दी जा रही है, तो इंडिविजुअल कभी भी सोसाइटी को नहीं देखकर डिसीजन लेते। आप जब भी किसी भी किस्म का कोई डिसीजन लेंगे, क्या प्रोड्यूस करना है एज अ फर्म, ठीक है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, तो आप कोई सोसाइटी के बारे में नहीं सोचेंगे। और एडम स्मिथ का जो व्यू था ना ह्यूमन के रिस्पेक्ट से, वो सेल्फिश व्यू था। यहाँ पे एक सेल्फिश इंसान है जो सिर्फ किसके बारे में सोच रहा है, अपने बारे में सोच रहा है, अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहा है। और अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, अगर हर इंसान अपने फ़ायदे को मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करेगा,
ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा अपना बढ़ाने की कोशिश करेगा तो पूरी इकॉनमी का वेलफेयर बढ़ेगा। ये उनका व्यू था, जबकि ये व्यू किसी हद तक गलत है, क्योंकि जब आप अपने फ़ायदा करने की कोशिश करते हैं तो आप दूसरों का हक भी छीन लेते हैं। सम टाइम आप अपना फ़ायदा कर रहे होते हैं दूसरों के एक्सपेंस पर, तो दूसरे का फ़ायदा कम हो रहा होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हर कोई अपना सेल्फ इंटरेस्ट बढ़ाए तो कह रहे हैं भाई इंडिविजुअल सोसाइटी का पार्ट है। अगर हर कोई अपने सेल्फ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा तो इससे पूरी इकॉनमी का वेलफेयर बढ़ेगा। ये किसका व्यू था? एडम स्मिथ का व्यू था। तो ये लास्ट पॉइंट समझ में आ रहा है कि हर इंडिविजुअल वो डिसीजन लेगा जो उसको लगता है मेरे लिए अच्छा है, इससे मेरा फ़ायदा है, वो सेल्फ इंटरेस्ट को देखते हुए काम करेगा हर इंसान। तो हम आगे खुद ही देख लेंगे कि इसके डीमेरिट्स क्या नज़र आएंगे फिर आपको। तो मेरिट्स तो क्या है, अगेन आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने बहुत समराइज सिर्फ समझो हेडिंग्स लिखी हुई हैं, इसकी पूरी डिटेल आपने स्टडी टेक्स्ट से पढ़नी है लाजमी। सबसे पहला मेरिट मैं ऑटोमेटिकली कह रही हूँ पहले ही आपको बता चुकी हूँ, वो क्या है कि जो भी मार्केट में सरप्लस और शॉर्टेज क्रिएट होगा वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। हसनैन प्राइस मैकेनिज्म बताया ना, किसी चीज़ की शॉर्टेज होगी तो प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएंगी, वो शॉर्टेज ख़त्म हो जाएगी। सरप्लस होगा, प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगी, और एक पॉइंट वो आ जाएगा जब दोनों क्या हो जाए, डिमांड सप्लाई बराबर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। सेकेंड पॉइंट भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पे कंज्यूमर सॉवरेनिटी बहुत हाई है, कंज्यूमर को फुली फ्रीडम है, वो जो चाहे कंज्यूम करे, जिस चीज़ की चाहे डिमांड करे, और फर्म उसी चीज़ को प्रोड्यूस करेंगे जो कंज्यूमर डिमांड करेगा। तो सम टाइम इसको ऐसे भी आ रहा होता है कि कंज्यूमर सॉवरेनिटी का मतलब आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि कंज्यूमर इज किंग, कंज्यूमर बादशाह है यहाँ पे, ठीक है ना। उसकी ख्वाहिशात को देखते हुए प्रोडक्शन हो रही है, जो वो चाह रहे फर्म्स वो बना रही हैं। इंसेंटिव्स फॉर एजेंट्स ऑफ इकोनॉमी, इस बात को भी मैंने कंपटीशन के अंदर ही बता दिया कि कंपटीशन जब होता है तो फिर इंसेंटिव्स भी होते हैं। क्या आपको पता है गवर्नमेंट के पास तो कोई इंसेंटिव नहीं है ना, मतलब अच्छा करेगा तो क्या क्या हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन फर्म्स के पास इंसेंटिव है कि जितना कम कॉस्ट पे के थ्रू प्रोडक्शन करेंगे उतना प्रॉफिट ज़्यादा होगा। एक इंसेंटिव है ना जो हमें एफिशिएंट बना रहा है। जब आप ये इंसेंटिव हटा देते हैं तो एफिशिएंसी लाजमन इफेक्ट होती है। अब एक बंदा बोले मेरा तो पैशन है टीचिंग करना, उसको आप कुछ भी सैलरी ना दो, एफिशिएंसी कहीं ना कहीं ज़रूर इफेक्ट करेगी, इनएफिशिएंसी लाजमी आएगी। सम टाइम मोटिवेशन के लिए कोई चीज़ होनी चाहिए ना आगे, ठीक है। तो जितना आप कंपटीशन होगा उतना ही इंसेंटिव भी होगा वहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पे एक प्राइवेट फर्म के अंदर जब लोग काम कर रहे होते हैं तो उनके दरमियान कंपटीशन होता है ना कि मैं अपग्रेड हो जाऊँ, मैं ऊपर चला जाऊँ, तो उस कंपटीशन में वो क्या करते हैं, दूसरे से अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, इंसेंटिव दिख रहा है क्योंकि उनको, तो यहाँ पे इंसेंटिव है, ठीक है। गवर्नमेंट इदारों में क्या होता है, एक लगा बंदा एक प्रोसेस है, ठीक है ना, जिसकी वजह से होता क्या है आप लोग सबको पता है, कोई छुपी हुई बात तो नहीं है। किसी भी गवर्नमेंट इदारे में बोलें जो टाइम होता है उससे 3 घंटे बाद आएंगे, 3 घंटे पहले चले जाएंगे, ठीक है ना। मतलब लोगों ने इसको समझ ऐसे लिया है कि गवर्नमेंट जॉब कर लो मज़े हैं, ठीक है ना। तो ये वाली बात है, इंसेंटिव नहीं है ना, आपको पता है यार नहीं दिन में 2 घंटे भी आके अपनी अटेंडेंस लगवा दूंगा ना अगर मैं, तो सैलरी तो मेरी महीने के आखिर में मिल जानी है, तो क्या इंसेंटिव है इतनी मेहनत करने का, ठीक है। तो हम इंसानों के ऊपर कुछ ना कुछ होना चाहिए ना, डंडा नहीं, अगर डंडा हटा देंगे तो हम इंसान हैवान बन जाएंगे, ठीक है। कैपिटल एक्यूमुलेशन, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यही पॉइंट है जो इसको कैपिटलिज्म बना रहा है। यहाँ पे कैपिटल एक्यूमुलेशन से क्या मुराद है, कैपिटल से आपको पता ही है कि हम कैपिटल से क्या मुराद ले रहे होते हैं, जो बिजनेसेस हैं वो यहाँ पे बड़े स्ट्रॉन्ग होंगे। अच्छा, और यहाँ पे एक चीज़ आप समझिएगा कि जो बंदा अमीर है ना, सोने का चम्मच लिए पैदा हुआ है, उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छी हेल्थ सर्विस मिलेगी। क्यों? क्योंकि जिसके पास पैसा है यहाँ पे उसको सब कुछ मिलेगा। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, इस क्वेश्चन का आंसर हमने कैपिटलिज्म में कैसे किया था, जिसकी जेब में पैसा है हम उसको देंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई सोशल वेलफेयर का तो कोई है ही नहीं ना जो सोशल वेलफेयर देखे, लोगों की भलाई देखे। हर कोई क्या देख रहा है, अपना इंटरेस्ट। तो मेरा इंटरेस्ट क्या है,
भाई मैं आपको जब कोई चीज़ दूंगी जब आप बदले में मुझे पैसे देंगे, तो जो पैसे जिसके पास बदले में देने के पैसे नहीं है उसको मैं कुछ भी नहीं दूंगी, तो क्योंकि इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। तभी तो मार्शल आए थे कि वेल्थ के बजाय वेलफेयर भी इम्पॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है अब आप लोगों के जो हमने डिफरेंस पढ़ा था उसका। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जो अमीर है वो अमीर से अमीर होता चला जाएगा, और जो बिजनेसेस हैं वो यहाँ पे बड़े स्ट्रॉन्ग होंगे। इस वजह से यहाँ कैपिटल एक्यूमुलेशन बहुत होगी, कैपिटल फॉर्मेशन बहुत होगी, भाई इन्वेस्टमेंट हो रही होगी बहुत ज़्यादा। जाहिर है भाई इन्वेस्टमेंट कौन करता है, स्मॉल फर्म्स वगैरह इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही होती, जितनी लार्ज फर्म्स होंगी उनके पास जितना लार्ज प्रॉफिट होगा वो उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही होंगी। तो यहाँ कैपिटल एक्यूमुलेशन आपको बहुत देखेगी, ठीक है। एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, आई थिंक इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, एफिशिएंट यूज़ मैंने इस पर बात कर ली, ठीक है ना। अब आ जाते हैं ज़रा डीमेरिट्स पर। डीमेरिट्स तकरीबन मैंने आपको मेरिट समझाते हुए ही उसका जो दूसरा पार्ट समझाया वो डीमेरिट्स ही हैं सारे। इम्प्रूडेंट कंपटीशन, सम टाइम कंपटीशन क्या होता है, वेस्टफुल होता है। अब पहले ज़माने में क्या, हमारे स्टार्टिंग का टाइम भी ऐसा ही था, पीटी सेल बहुत ज़्यादा हुआ करता था ना, मतलब पीसीओ जिसको हम क्या करते थे, पीसीओ ही कहते थे ना, कि वो अगर किसी को कॉल करनी है तो वो पीसीओ में जाके कॉल कर लेगा। तो भाई कॉल बात ही करनी है ना, कन्वे करना है वैसे तो उसका एक तरीका था। अब एक मोबाइल फ़ोन एक जनरल जिसके कुछ बेसिक काम हैं उसको कितनी कंपनीज बना रही हैं। ये कहा जाता है इम्प्रूडेंट कंपटीशन, यानी वो रिसोर्सेज आप किसी दूसरी चीज़ को प्रोड्यूस करने में लगाया जा सकता था सोसाइटी की, एक ही चीज़ को बनाने में 10 लोग लगे हुए हैं। तो सम टाइम कहा जाता है ये वेस्टफुल कंपटीशन है, आप अपने रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हो, ठीक है ना। ये सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे हैं कि ये रिसोर्सेज आपके कोई इंपॉर्टेंट कोई नीड सोसाइटी की पूरा करने में लगाई जा सकती थी, जैसे लोगों की कोई और ज़रूरत पूरी हो जाती, एक ही चीज़ को बनाने में इतने इतने लोग लगे हुए हैं। तो ये सम टाइम इसको इम्प्रूडेंट कंपटीशन में डाला जाता है। इसकी डिटेल जो है ना वो बार बार कह रही हूँ, रेफर करिएगा स्टडी टेक्स्ट में, हो सकता है कोई नया पॉइंट आपको और भी मिल जाए इसमें। थ्रेट ऑफ इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, एक बात बताएं, जब गवर्नमेंट कोई प्लानिंग करती है, गवर्नमेंट एक चीज़ को ओन कर रही है, कोई फॉर एग्जांपल जो है कोई सेक्टर है या कोई इंडस्ट्री है जिसको गवर्नमेंट ओन कर रही है, और गवर्नमेंट उसके लिहाज से प्लानिंग करी है कि अगले फ्यूचर के अंदर हमें इसको कितना प्रोड्यूस करना है, इसको कहाँ लेकर जाना है, ठीक है ना, इस बिज़नेस को, इस इंडस्ट्री को। तो गवर्नमेंट क्या 1 साल का प्लान बनाएगी, 2 साल का प्लान बनाएगी? गवर्नमेंट की प्लानिंग क्या होगी, शॉर्ट टर्म होगी, लॉन्ग टर्म होगी? लॉन्ग टर्म होगी, ठीक है ना। गवर्नमेंट कभी शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं करेगी, गवर्नमेंट को पता है यार मतलब मैं ही हूँ ना, तो प्लानिंग शॉर्ट टर्म क्या, लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो लिंक करती है स्टेबिलिटी के साथ। जब आपकी प्लानिंग लॉन्ग टर्म होती है ना तो यानी आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो सकता है आपने कोई ऐसी प्लानिंग करी हो जो कि 1 साल के अंदर तो आपको बड़ा फ़ायदा दे दे, लेकिन आगे के फ्यूचर में आपके लिए वो प्लानिंग बड़ी नुकसानदेह साबित हो जाए। तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स कही जाती हैं कि अनस्टेबल होती हैं, ये आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट तो दे देती हैं बट लॉन्ग टर्म में आपको वो प्रॉफिट जनरेट नहीं करके दे पाती। जैसे कि मैं इसी से एक लिंक करके आपको समझाने के लिए बताऊं, हमने पीपीएफ में एक ट्रेड ऑफ फेस करा, कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें या कैपिटल गुड्स, ठीक है ना। अब फर्म्स ने बोला यार अगर कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे ना अभी तो प्रॉफिट बड़ा होगा, कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस कर लो। फ्यूचर के लिए मशीनरी पे इन्वेस्टमेंट नहीं करी, एक्सपेंशन की तरफ ही नहीं गए, फैक्ट्रीज ही नहीं बनाई, मशीनरी नहीं बनाई, इक्विपमेंट नहीं बनाई, तो फ्यूचर में क्या प्रोड्यूस करेंगे? मशीनरी होंगी तो प्रोडक्शन होगी ना। तो अभी कंज्यूमर गुड पे सारे रिसोर्सेज लगा दिए, अभी तो बड़ा प्रॉफिट हो गया, फ्यूचर में बैठे हुए। एक मिसाल देने के लिए समझा रही हूँ। तो क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं ओन कर रही रिसोर्सेज को, यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, बिजनेसेस हैं, तो वो उनकी प्लानिंग क्या होगी, शॉर्ट टर्म प्लानिंग होगी। और शॉर्ट टर्म प्लानिंग किसकी तरफ लेकर जाती हैं, अनस्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाती हैं। तो ये कह रहे हैं थ्रेट ऑफ इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, उनके जो डिसीजंस होंगे वो सम टाइम इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी लेकर आ जाएंगे। ये पास्ट में हमारे पास टाइम नहीं होता, वरना इकोनॉमिक्स में एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि अगर आप पास्ट के इवेंट्स पढ़ें तो आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। हमारे पास डिफरेंट ऐसे इवेंट्स आए, फाइनेंशियल क्राइसिस जैसे कि एक बड़ा इम्पॉर्टेंट यूएस के अंदर 2007-8 में जो आता है, आप सम टाइम उसका काफ़ी नाम सुन रहे होते हैं, वो यही था इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। और वो किस वजह से आया था, यही फॉर्म्स के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की वजह से, बगैर देखे बस प्रॉफिट की लालच में
फर्म्स ने ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दी थी जो कि उसके बाद जो है वो एक तरीके से बबल बन गया था। सम टाइम होता है ना, स्टॉक मार्केट प्राइसेस बड़ी ऊपर जा रही होती हैं, तो उसमें ये भी देखना होता है कि जिस कंपनी की प्राइसेस स्टॉक की ऊपर जा रही हैं वो कंपनी का प्रॉफिट जस्टिफाई भी कर रहा है उस प्राइस को या नहीं। कंपनी का प्रॉफिट इतना है नहीं, प्राइसेस स्टॉक की ऊपर जा रही है इतनी ज़्यादा, इसका मतलब क्या है, एक बबल बना हुआ है बस। जब ये बर्स्ट होगा ना तो फिर प्राइसेस जितनी ऊपर गई हैं ना उससे कहीं ज़्यादा नीचे आएंगी, ठीक है ना। तो लेकिन आप सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को देखते हो, बोले यार अभी बड़ी ऊपर जा रही है, बड़ी ऊपर जा रही है, लगा दिया आपने पैसे, ठीक है ना, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म आपको बड़ा नुकसान होगा। तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस जो है, कभी अगर हमें टाइम मिला तो हम इसको डिस्कस करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है। फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, ग्रेट डिप्रेशन हो गया, इससे बड़े आपको सीखने को मिलता है कि इकोनॉमीज किस सिचुएशन से गुजरी थी, कैसे निकली, किस वजह से उस सिचुएशन में फंसी। तो अभी तो हम कहते हैं ह्यूमन बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल है, इसकी वजह से कभी कभार इकोनॉमी इतना ग्रो कर रही होती है और अचानक से यहाँ आ जाती है, ये ह्यूमन बिहेवियर की वजह से, ह्यूमन डिसीजंस की वजह से। चलें, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, आई थिंक हम ये बात अब बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने जैसे कि समझाया, जो अमीर होगा उसको सब मिलेगा कैपिटलिज्म में, और जो गरीब होगा उसके लिए कोई भी नहीं है यहाँ पे जो उसके बारे में सोचे। वेलफेयर के बारे में तो कोई भी नहीं सोच रहा है ना, सब अपने इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे हैं। तो जो गरीब होगा उसको ना अच्छी एजुकेशन मिल पाएगी, ना उसको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल पाएंगी। तो यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, वेल्थ की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। एक बंदा है जो कि बड़ा कमा रहा है, जिसकी बड़ी इनकम है, और दूसरा उसके बराबर में है जो मुश्किल से अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर पा रहा है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एक बहुत अमीर है, एक बहुत गरीब है, तो इनकम के दरमियान, जो वेल्थ के दरमियान गैप है, ये यहाँ पे क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, ठीक है ना। इनइक्वालिटी जिसे हम कह रहे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा होगी यहाँ पे। समझ में आ रही है सारी बातें। ह्यूमन वेलफेयर इज अ मिथ, अब ये भी बात करी, वेलफेयर के बारे में कोई नहीं सोच रहा यहाँ पे, हर कोई अपने बारे में सोच रहा है। एग्जिस्टेंस ऑफ कार्टल्स एंड मोनोपलीज, कार्टल्स बता दूं मैं ज़रा आप लोगों को, ईमान, हसनैन और जितने भी और भी न्यूज़ स्टूडेंट्स जो हैं मार्च के, कार्टल का मतलब क्या होता है। कार्टल में समटाइम क्या होता है कि जो फर्म्स हैं, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री है जिसमें तकरीबन 10-15 फर्म्स ऑपरेट कर रही हैं, लेकिन कुछ फर्म्स हैं जो लार्ज फर्म्स हैं, 3 से 4 फर्म्स ऐसी हैं जो, जैसे हम बिग 4 कहते हैं ना, अब तो बिग 3 रह गई हैं। तो ये बिग 3 फर्म्स हम क्यों कह रहे होते हैं, ये बहुत डोमिनेटिंग हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फर्म्स हैं, ठीक है ना। इसमें आपका जॉब करने का एक ड्रीम होता है कि इसमें जॉब मिल जाए आपको। तो जो बिग फर्म्स होती हैं ये क्या करती हैं, सम टाइम ये आपस में मिल जाती हैं, ठीक है। मुस्तफा, हसनैन और मैं मिल गए, हम बिग 3 फर्म्स हैं। हमने कहा कि भाई कंपटीशन में हमारा नुकसान है, करते क्या है, एक प्राइस डिसाइड कर लेते हैं कि हमने इतने का ही बेचना है मार्केट में अपनी प्रोडक्ट, इससे कम पे नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो हम एक तरीके से क्या बना रहे हैं, कार्टल बना रहे हैं, ये कहलाता है प्राइस कार्टल। हमने डिसाइड कर लिया कि भाई इतनी क्वांटिटी से ज़्यादा मार्केट में सप्लाई नहीं करनी है ताकि एक शॉर्टेज की फिजा रहे ना, ठीक है। और प्राइसेस हमने यहाँ पे सेट कर दें, क्योंकि हम लार्ज फर्म्स हैं, हमारा मार्केट शेयर ज़्यादा है, तो इवेंचुअली कंज्यूमर को हमसे ख़रीदना है, ठीक है। ये कहलाता है कार्टल। जाहिर है कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से एक्सप्लॉइटेशन हो रही है यहाँ पे। मोनोपली क्या है, सिंगल सेलर है वो। तो कार्टल जब बन जाता है वो भी एक तरीके से मोनोपली ही की तरह रिएक्ट कर रहा है कि 3 फर्म्स मिलकर जो है ना वो एक बन गई हैं कि भाई हम ना ये आउटपुट रखना है और ये प्राइस रखनी है। तो मोनोपली या कार्टल्स क्या है, कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से बहुत ख़राब है, क्योंकि कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाएगा, उनसे हाई प्राइसेस ली जाएंगी, उनको कम क्वांटिटी दी जाएगी। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर रही मार्केट में, तो कोई यहाँ पे उनको रोकने वाला नहीं होगा, कोई इस कार्टल को, मोनोपली को ब्रेक करने वाला नहीं होगा। तो जब कार्टल्स और मोनोपलीज एग्जिस्ट करेंगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कंज्यूमर को बहुत एक्सप्लॉइट किया जाएगा। ज्ञानचंद, एक्सप्लॉइटेशन का मतलब क्या है, कंज्यूमर से बड़ी हाई प्राइसेस ली जाएंगी। के इलेक्ट्रिक आपको कहता है कि आपने इतने, कल से यूनिट चार्जेस मज़ीद बढ़ गए 10 रुपये से, अल्लाह ना करे, तो आप क्या बोलेंगे, क्या कर सकते हैं, रोते धोते बर्दाश्त करना पड़ेगा जो भी उसने बोल दिया है, क्योंकि कोई ना उसको रोकने वाला है और ना आप उससे उसकी डिमांड कम कर सकते हैं। बिजली तो कंज्यूम करनी है, ठीक है ना।
तो ये बात हो गई। रिस्क ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, स्टार्टिंग में मैंने एक बात बताई थी, इन्फ्लेशन की तो बात आपको मैंने इसी में ही समझा दी कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के अंदर, कि हाई प्राइसेस चार्ज करेंगी फर्म्स। अनएम्प्लॉयमेंट कैसी है, इसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताई, कि अगर फर्म्स को लग रहा है कि कैपिटल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इस बारे में नहीं सोचेंगे इकोनॉमी में इतने लेबर्स हैं, अगर कुछ लेबर्स को ज़्यादा रख लेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। हम थोड़ी बैठे हैं सोचने के लिए वेलफेयर के बारे में, हम तो अपना इंटरेस्ट देखेंगे। तो इसलिए यहाँ पे बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, ये सब मसले मसाइल क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, क्योंकि कोई फोर्स नहीं है जो इन चीज़ों के बारे में सोच रही हो। कैपिटलिज्म के फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स समझ में आए? जब कैपिटलिज्म हमें समझ में आ जाता है तो सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, ये सब समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। क्योंकि देखें जो सोशलिज्म है वो कैपिटलिज्म क्या है, ऑपोजिट, टोटली ऑपोजिट। हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये कौन ले रहा है, गवर्नमेंट ले रही है। मैं कोशिश ये करती हूँ कि इस टॉपिक को थोड़ा सा एग्जांपल्स के साथ इतना समझाऊँ कि आप लोग के लिए ये थोड़ा बोरिंग ना रहे, क्योंकि ये थोड़ा बोरिंग टॉपिक है, थ्योरी है ना, सम टाइम जो है ये बोरिंग हो जाता है। तो यहाँ पे व्हाट टू प्रोड्यूस का आंसर कौन करेगा और कैसे किया जाएगा, क्या प्रोड्यूस करें, गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को बेहतर लगेगा। अब यानी 5-6 लोगों की एक टीम बनी हुई है जो ये डिसाइड कर रही है कि सोसाइटी को के लिए क्या बेहतर है। तो ज़रूरी तो नहीं है जो उसकी नज़र में सोसाइटी के लिए बेहतर है वो वाकई में सोसाइटी के लिए बेहतर हो और वो सोसाइटी चाहती भी हो। तो कुछ लोग डिसाइड कर रहे हैं कि सोसाइटी के लिए क्या प्रोड्यूस करना है और क्या नहीं प्रोड्यूस करना, व्हाट टू प्रोड्यूस, ये गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। हाउ टू प्रोड्यूस, गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कैसे प्रोड्यूस करना है, ठीक है ना। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, सबके लिए। अब सबके लिए प्रोड्यूस करने के लिए रिसोर्सेज भी उतने होने चाहिए, तो गवर्नमेंट प्रायोरिटी किस चीज़ को देगी, नीड को, ज़रूरत जो है। सम टाइम ये बात कहते हुए भी हंसी आती है ना, पाकिस्तान की जहन में रखते हुए, हमारी प्रायोरिटी, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नीड के अलावा सब कुछ है। हमने तो बोला भाई नीड तो बिल्कुल भी नहीं पूरी करनी इनकी, वरना ये आगे चले जाएंगे, ये और चीज़ें सोचने लग जाएंगे, इनको फंसा के रखो, बिजली नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही, पानी नहीं मिल रहा, इनको इसी चीज़ में फंसा के रखो, ये इसी पे ही रोते रहे, तो ये आगे सोचे ही ना, इनकी सोच इससे आगे बढ़े नहीं। तो खैर, तो गवर्नमेंट से मैं हमेशा ये बोलती हूँ, जब मैं गवर्नमेंट का नाम लूँ तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो बिल्कुल मत सोचिएगा, हम जनरल डेफिनेशन ले रहे हैं गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या होगा, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, सबकी नीड पूरी हो, सिर्फ परचेजिंग पावर नहीं देखनी है, परचेजिंग पावर हर किसी के पास नहीं होगी, तो हमें तो वेलफेयर के बारे में सोचना है। कैपिटलिज्म में सोशल वेलफेयर बिल्कुल नहीं है, सोशलिज्म में सोशल वेलफेयर सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। कोई है जो सोसाइटी के बारे में सोच रहा है, जो सबके बारे में सोच रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ सम टाइम हम एक बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट जो है, यानी जितने भी रिसोर्सेज हैं वो यहाँ पे गवर्नमेंट सारे रिसोर्सेज ओन कर रही होगी, लेकिन हमारी बुक इस बात को निगलेक्ट करती है। और इवन ये कि सम टाइम जो है ना, वो आईकैप का दिमाग जो है ऐसा हो जाता है कि आईकैप बुक की बिल्कुल एक स्पेसिफिक लाइन दे देता है। इसलिए इस टॉपिक को आपने बुक की लाइन टू लाइन पढ़ के हाईलाइट करना है, प्रॉपर आपने इसको पढ़ना है। तो देखिए, सोशलिज्म के अंदर एक पॉइंट लिखा हुआ है जो बाकायदा एक एमसीक्यू ऐसा आया था जिसमें ऑप्शंस में दिया हुआ था, और मुझे पता है मेजॉरिटी उसको गलत करके आई होगी, क्योंकि सोशलिज्म से हमें ये मतलब समझ में आता है कि एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होगा जिसमें सारे रिसोर्सेज, जैसे कि कैपिटलिज्म में सारे रिसोर्सेज इंडिविजुअल्स ओन कर रहे थे, तो यहाँ कौन ओन कर रहा होगा, गवर्नमेंट ओन कर रही होगी। लेकिन एज पर डेफिनेशन जो मेंशन है हमारी बुक में, वो कहते हैं मैं आपको दिखाती हूँ, हमारी बुक ये कहती है कि सोशलिज्म डज नॉट मीन that economic resources are in absolute control of the state. Rather, only major instruments of production should be owned by the state to ensure the use of productive resources for social welfare rather than private profit.
वो कह रहे हैं सोशलिज्म का मतलब भी ये नहीं है कि रिसोर्सेज का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होगा, बट गवर्नमेंट जो है वो एक मेन डिसाइड कर रही होगी कि गवर्नमेंट ये देख रही होगी कि बस कोई बिजनेस जो है वो सोशल वेलफेयर के बिल्कुल अपोज ना जा रहा हो, यानी कोई ऐसी एक्टिविटी ना कर रहा हो जो उसकी सोशल वेलफेयर के अगेंस्ट जा रही हो, ठीक है ना। तो यानी मेन जो पीछे जो असल पावर है वो गवर्नमेंट की होगी, जो कि कैपिटलिज्म में नहीं थी। कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट कुछ नहीं डिसाइड कर रही थी कि क्या प्रोड्यूस करना है, आपको ये प्रोड्यूस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एंटरप्राइजेस को फुली फ्रीडम थी, जो चीज़ जैसे चाहें जो चाहें प्रोड्यूस करें, उसमें डीमेरिट गुड्स भी आ जाते हैं। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट है तो उसको लग रहा है भाई फला चीज़ प्रोड्यूस अगर होगी तो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से अच्छी नहीं है, तो गवर्नमेंट है बताने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो एब्सोल्यूट कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, लेकिन मेजर कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है, ठीक है ना। तो ये एक लाइन बाकायदा एमसीक्यूज में किसी एक ऑप्शन में आ गई थी, तो जब स्टूडेंट्स ने देखा होगा तो ज़ाहिर उन्होंने कहा होगा कि नहीं ये तो फॉल्स है, एब्सोल्यूट कंट्रोल है स्टेट के हाथ में, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने आपको बता दिया कि भाई इसका मतलब ये मत समझिएगा। चलिए मैं चाहूँगी कि ज़रा आप इस स्लाइड को एक नज़र देख लें। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हर चीज़ की प्राइसेस कौन डिटरमिन कर रहा है, गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि भाई फला चीज़ की ये प्राइस होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसको हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि जब गवर्नमेंट डिसाइड करती है फला चीज़ की प्राइस मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं। जब एक प्राइस सेट कर दी जाती है, मैक्सिमम प्राइस नहीं, तुम लोग के पेपर होने वाले हैं, तुम लोग को सब याद है मैक्सिमम प्राइस, कि भाई हाँ नॉर्थ कोरिया जो है वो सोशलिज्म के अंदर लिया जाता है बिल्कुल। कि जनवरी बैच एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसमें गवर्नमेंट कहती है प्रोड्यूसर को कि भाई आप इस चीज़ की प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा इतनी चार्ज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप कंज्यूमर से चार्ज नहीं करेंगे। उस कॉन्सेप्ट को हमने क्या नाम दिया था, चलो एक हिंट देती हूँ, प्राइस से स्टार्ट था, प्राइस। हाँ बस अब पूरा ही बताना रह गया। कभी कभार पीछे के चैप्टर्स में भी झांक लेना चाहिए। एक नई टर्म से हम इंट्रोड्यूस हो जाएंगे वरना थोड़ी देर में। किसी को याद नहीं आ रहा? हन्नान, सदफ, कौन सा कॉन्सेप्ट था जिसमें गवर्नमेंट एक मैक्सिमम प्राइस सेट कर देती है, कंज्यूमर को प्रोटेक्शन दे रही होती है कि प्रोड्यूसर से कहती है भाई आपने इस चीज़ की इससे ज़्यादा प्राइस नहीं चार्ज करनी। बड़े अफसोस की बात है, प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग जिसमें गवर्नमेंट कहती है एक मैक्सिमम प्राइस दे देती है कि भाई ये लिमिट है। किसको प्रोटेक्ट कर रही है? कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर रही है। सम टाइम क्या होता है किसी चीज़ की प्राइस मार्केट में बड़ी हाई चार्ज कर रहा होता है प्रोड्यूसर, तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है और एक लिमिट सेट कर देती है, भाई ये लिमिट है, इससे ज़्यादा कोई चार्ज नहीं करेगा। उसको हम कॉन्सेप्ट को कहते हैं प्राइस सीलिंग, ठीक है। सम टाइम प्राइस फ्लोरिंग भी लगाई जाती है। प्राइस फ्लोरिंग कब लगाई जाती है? कोई एग्जांपल देगा इसकी? कोई प्राइस फ्लोरिंग की एग्जांपल देगा मुझे? कोई भी दे दे भले। कोई पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से कोई एग्जांपल दो प्राइस फ्लोरिंग की। पता नहीं भाई। हाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन किसको दी थी? ऐसे समझाती हूँ मैं तुम लोगों को, जवाब ऐसे दिया करो कि जो आसपास वाले बैठे हुए उनको भी समझ में आए कि क्या बोल रहे हो। फार्मर को एग्रीकल्चर सेंटर में वीट के अंदर क्या भाई प्राइस फ्लोरिंग क्या है? कोई समझाएगा? हाँ भाई तुम समझाओ, अच्छा समझाती हो। मिनिमम वेज के अंदर ही रहते हैं हम। मिनिमम वेज एक सेट कर देना भाई। आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी एक मिनिमम वेज लॉ बनाया हुआ है ना, किसकी प्रोटेक्शन के लिए? वर्कर्स की प्रोटेक्शन के लिए। क्योंकि इकोनॉमी के अंदर कुछ वीक इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं, जैसे कि कंज्यूमर है, ये वीक एजेंट है नॉर्मली, क्योंकि इसको कौन एक्सप्लॉइट कर रहा होता है? फर्म्स एक्सप्लॉइट कर रही होती हैं बाय चार्जिंग हायर प्राइसेस।
तो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जो पॉलिसी लगाई जाती है वो समटाइम प्राइस सीलिंग की लगाई जाती है कि भाई आप फर्म्स को बोल दिया जाए कि भाई इससे ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं करनी है आप लोगों ने। इसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट है प्राइस फ्लोरिंग का, जिसमें एक मिनिमम प्राइस रख दी जाती है, उसके अंदर एक मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि भाई गवर्नमेंट ने फर्म्स को बोल दिया एटलीस्ट आपको इतनी वेजेस देनी है वर्कर्स को, 25,000 आपने एटलीस्ट देने ही देने हैं, 25,000 से कम आप किसी को वेज नहीं देंगे। ये भी सोशल वेलफेयर का एक कॉन्सेप्ट है ना कि एक जो वर्कर्स हैं उनको फर्म्स एक्सप्लॉइट कर रही होती हैं, उनसे ज़्यादा काम लेकर उनको कम पे करके, तो गवर्नमेंट एक मिनिमम सेट कर देती है। तो ये डिटर्मिनेशन यहाँ पे सोशलिज्म के अंदर कौन कर रहे हैं? गवर्नमेंट कर रही है किस चीज़ की क्या प्राइस होनी चाहिए। कम से कम सोशलिज्म तो आज हमें कंप्लीट कर लेना चाहिए। अब आप यूँ समझ लें कि जो कैपिटलिज्म के डीमेरिट्स थे वो किस वजह से थे? गवर्नमेंट के ना होने की वजह से। अब वो सोशलिज्म के क्या हो जाएंगे? मेरिट हो जाएंगे, क्योंकि सोशलिज्म के अंदर गवर्नमेंट है, एग्जिस्ट कर रही है, उसके पास मैक्सिमम पावर है। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब है? यहाँ पे एफिशिएंसी कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से नहीं है, यहाँ पे एफिशिएंसी है कि गवर्नमेंट कोशिश करेगी मैक्सिमम प्रोडक्शन करने का। जबकि जहाँ मोनोपोली आ जाती है ना, जैसे अभी मैंने बताया हसनैन, मुस्तफ़ा और मैंने कार्टेल बनाया, तो हम क्या बोलेंगे? मैक्सिमम प्रोड्यूस करें मार्केट में, मैक्सिमम सप्लाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब नहीं। हमने कहा भाई हम लिमिट करेंगे, हम कर सकते हैं ज़्यादा प्रोड्यूस, पोटेंशियल है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे पास, लेकिन हम बोलेंगे नहीं नहीं, ज़्यादा प्रोड्यूस कर दिए ना अगर तो सरप्लस क्रिएट हो जाएगा मार्केट में। हसनैन लिंक कर रहे हो? और प्राइसेस क्या हो जाएंगी हमारी प्रोडक्ट की मार्केट में? कम हो जाएंगी। क्या करना है? एक शॉर्टेज रखनी है, तो हम मैक्सिमम प्रोडक्शन पे नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट क्या करेगी? अपने इनपुट्स को यूज़ करके मैक्सिमम प्रोडक्शन करेगी, ठीक है ना। प्रिवेंशन फ्रॉम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मानूर जरा समझाइएगा ऐसे कि जो पहली दफ़ा पढ़े उनको समझ में आ जाए। इनके साथ पढ़ने का एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि मैं तुम लोगों से बार बार क्वेश्चंस पूछ लूँगी, तुम लोग का रिवीजन हो जाएगा जी। डिस्क्रिमिनेशन तो टर्म बड़ी कॉमन है, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब है? अभी पढ़ के आ रहे हैं चैप्टर 4 में। दो एग्जाम्पल दो कोई, तुम नहीं बताया क्योंकि समझाया उसको। सेम चीज़ है शैम्पू? नहीं। दुआ बताओ एग्जाम्पल क्या बताई थी मैंने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की? मुझे सिर्फ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन समझाओ। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट ऐसे कि ईमान और हसनैन को समझ में आ जाए। अगर इन्होंने बोला यस मिस आ गया समझ में, तो मैं समझूंगी आप लोगों ने समझा दिया। दो एक ही कंपनी है जो क्या कर रही है? सेम चीज़ की डिफरेंट प्राइस चार्ज। मैं कोई एग्जाम्पल पूछ रही हूँ कि मैंने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में एक एग्जाम्पल दी थी बड़ी कॉमन से, एक डॉक्टर की एग्जाम्पल दी थी। क्या करते हैं डॉक्टर? हाँ तुम ही बता दो भाई। एक ही डॉक्टर है ना, उसकी एक ही सर्विस है, एक जगह बैठ रहा है, फीस ज़्यादा है, बड़ी कॉमन एग्जांपल है। हाँ। और दूसरी जगह बैठ रहा है तो क्या कहते हैं कम फ़ी चार्ज कर रहा है। ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है कि भाई आपकी एक ही चीज़ है। मैंने इसकी एग्जांपल कॉमन एग्जांपल की इलेक्ट्रिक की भी दी थी कि इलेक्ट्रिक है, डोमेस्टिक रेट डिफरेंट है, कमर्शियल रेट डिफरेंट है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की एग्जांपल है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी तो डिफरेंट नहीं है ना, एक ही चीज़ है ना, बिजली ही दे रहा है, लेकिन कह रहा है अगर डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे तो रेट ये होंगे, अगर कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करोगे तो ये रेट होंगे। ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। ये कहाँ मिलेगी आपको? गवर्नमेंट तो नहीं करेगा ना, करेगी ये काम, गवर्नमेंट तो एक ही प्राइस रखेगी ना सबके लिए, तो गवर्नमेंट इस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से रोकेगी फॉर्म्स को।
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या कर रही है, एक्सप्लॉइट कर रही है ना, एक्सप्लॉइटेशन है। सोशल सिक्योरिटी मिलेगी आपको यहाँ पे, हमने कहा और क्या भाई, सोशल सिक्योरिटी ही तो मेन ऑब्जेक्टिव है। वहाँ प्रोमिनेंट फीचर क्या था, प्राइस मैकेनिज्म। यहाँ प्रोमिनेंट फीचर क्या है, सोशल वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी। डिस्करेजमेंट ऑफ मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस, समझ में आ गया, जो मोनोपोली है, सिंगल सेलर जो मोनोपोली की तरह काम कर रहे होंगे, हाई प्राइस चार्ज कर रहे हैं, लो क्वांटिटी, उनको गवर्नमेंट क्या करेगी, डिस्करेज करेगी। गवर्नमेंट की कोशिश होगी कंपटीशन हो, मोनोपोली ना क्रिएट हो। मोनोपोली का मतलब क्या, कंपटीशन खत्म, एक ही फर्म है, कोई कंपटीशन में नहीं होगा तो उसको कोई डर ही नहीं है किसी किस्म का, ठीक है ना, बादशाह बना फिर रहा है। परमिट्स लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल एंड सोशल प्लानिंग फॉस्टरिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये पॉइंट समझ में आ रहा है। प्लानिंग क्या होंगी यहाँ पे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, वहाँ पे क्या थी, शॉर्ट टर्म प्लानिंग। डीमेरिट में क्या लिखा हुआ था, थ्रेट ऑफ इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। कैपिटलिज्म के अंदर क्या होगा, शॉर्ट टर्म प्लानिंग की वजह से इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी। सोशलिज्म में क्या होगा, गवर्नमेंट है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं करेगी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेगी, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। डीमेरिट्स, डीमेरिट्स अब तुम लोग खुद पढ़ो और मुझे बताओ कि हेडिंग मेरे ख्याल में खुद बता रही है, पहली हेडिंग में क्या बात कर रहे होंगे। जब आप इसको बुक रीड करोगे तो ज़ाहिर उसकी डिटेल भी पढ़ लोगे। गवर्नमेंट के अंदर इश्यूज आपको सबको पता है, फेवरेटिज्म, ठीक है ना, जॉब पे गए, ठीक है, कॉल कर दी, जॉब पक्की, मैरिट बेस पे कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है ना, ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज, बस जिसके पास पावर है सब कर सकता है, ठीक है ना। इंसेंटिव लेस बता चुकी हूँ, एक गवर्नमेंट अगर प्रोड्यूस कर रही है उसके पास कोई इंसेंटिव नहीं है, ठीक है, उसके अंदर वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो बहुत मेहनत करें, बहुत अच्छा काम करें, उनको पता है करें या ना करें सैलरी मिल जानी है वक्त पर। लॉस ऑफ कंज्यूमर सॉवरेनिटी, यहाँ पे कंज्यूमर सॉवरेनिटी सबसे लो है, क्योंकि कंज्यूमर क्या चाहता है क्या नहीं चाहता गवर्नमेंट इसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रही। गवर्नमेंट किसको इंपॉर्टेंस दे रही है, जो गवर्नमेंट को लग रहा है कि सोसाइटी के लिए अच्छा है, ठीक है। लेस इकोनॉमिक फ्रीडम, इसमें भी वही बात आ जाती है कि यहाँ पे इकोनॉमिक फ्रीडम यानी फर्म्स के पास फ्रीडम, कंज्यूमर के पास फ्रीडम क्या है, कम से कम है, ठीक है ना। सब कुछ कौन डिसाइड कर रहा है, मेन डिसीजन सारी गवर्नमेंट ले रही है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास में, टाइम हमारा क्योंकि हो गया है, नेक्स्ट क्लास में आपने कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का पूरा टॉपिक बुक से अच्छे से लाइन टू लाइन रीड करके आना है। और जब आप बुक रीड करेंगे तो आपको एक और चीज़ दिखेगी कि यहाँ पे एक चार्ट भी बना हुआ है, वैसे तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के बाद भी आप देख सकते हैं, लेकिन खैर एक चार्ट बना हुआ है जिसको आपने अपने पास नोट डाउन भी कर लेना है। कहाँ गया भाई वो चार्ट, ऊपर था शायद। मैंने तकरीबन सिर्फ हेडिंग्स बताई हैं, आपने हेडिंग्स के अंदर जितनी भी डिटेल है वो आपने पढ़नी है। देखें ये स्लाइड्स अपने अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है, मेन डेफिनीशन और वो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो कैपिटलिज्म के अंदर आ रहे हैं, जो सोशलिज्म के अंदर आ रहे हैं, और जो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ा नहीं है लेकिन पता है ना, एक मिक्स से पता लग रहा है ना, जिसमें दोनों सेक्टर हैं, जिसमें कोई ना सिर्फ इंडिविजुअल्स का कंट्रोल है ना सिर्फ गवर्नमेंट का कंट्रोल है, दोनों के डिसीजंस होंगे, ठीक है ना। तो ये बाकायदा पेपर में आ रहा होता है कंट्रीज़ के नाम के साथ कि भाई फ्रांस एंड स्वीडन की जो इकोनॉमी है वो कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करती है, कनाडा कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करता है। तो ये तो आपने याद, एक तरीके से याद ही करना पड़ेगा आपको ये कॉन्सेप्ट, तो ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जो है वो हम इसको मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम से इंशाल्लाह डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। आज हो जाता मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस की वजह से नहीं हो पाया, लेकिन इट्स ओके। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ये चैप्टर 1 को वाइंड अप करना है हमने। उरूज बड़ा जल्दी ज्वाइन कर लिया आपने माशाल्लाह से। पाकिस्तान मिक्स्ड इकनॉमी में आएगा हन्नान।